हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 17 मार्च को जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल। अभी क्या ना कि सारे क्वेश्चंस तो मिले नहीं है मेरे को, मेमोरी बेस्ड है अपना, है ना। तो जो जो क्वेश्चंस मिले हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं अच्छे से डिटेल में, ठीक। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो ये दिया हुआ था फंक्शन चैप्टर का, ठीक है। कैलकुलस के अंदर है अपना, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या यूज करके एक तो देखा है अपन को एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स लिमिट एफ टी डी टी, और फिर ये चीज फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ध्यान दो बेटा, एक ये क्वेश्चन देखते हैं मैडम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ डेस एक्स लिखा हुआ है इधर, और यहाँ पे एफ एक्स है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना, मतलब इंटीग्रेशन दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करना। उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, लेबनीज रूल लगाते हैं। याद है बेटा कुछ, कैसे लगाते हैं ये रूल, इस तरफ डिफरेंशिएट किए तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, जब भी ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं अपन, इंटीग्रेशन जो दिया रहता है उस डिफरेंशिएट का रूल क्या है कि जो अपर लिमिट है उसको पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा एफ एक्स, और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स का कितना 1, है ना। और EHP पॉइंट बोलते हैं जब जीरो, मतलब कोई कांस्टेंट लिमिट ना, तो उसको पुट ही मत किया करो, एक बार पुट करोगे फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये बन के आ गया अपने पास में कैपिटल एफ एक्स, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, एक रिजल्ट मिल के आ गया। अब इस चीज को देखो क्या लिखा हुआ है, 0 से 1 एफ डेस एक्स प्लस में एफ एक्स इंटू में ई की पावर प्लस एक्स इंटू डी एक्स। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। एफ डेस एक्स की एफ एक्स की इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स एफ एक्स, तो 0 से 1 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 0 से 1 2 टाइम्स एफ एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है एफ एक्स फंक्शन को, ई की पावर -x इंटू साइन एक्स, और इंटू मल्टीपल में क्या दे रखा है एक ई की पावर एक्स, क्योंकि ये तो पुट कर दिया अपन ने, 2 पहले से था, ई की पावर एक्स पहले से था। अब देखो खेल क्या बना, ये से ये हो गया कैंसिल आउट, 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स में क्या होगा, 2 तो बाहर आ गया, और साइन का क्या होगा माइनस कोस एक्स, तो माइनस भी 12 का और कोस एक्स, और लिमिट कितनी आएगी 0 से 1। लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन के आएगा बेटा, जैसे मैंने लिमिट पुट किया तो -2 इंटू में पहले 1 पुट करेंगे तो कोस 1, और माइनस में 0 पुट किया तो 1 आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स ये बन के आ गया बेटा 1 माइनस कोस 1। यहां तक बहुत सारे बच्चों ने सिंप्लीफाई कर लिया, मेरे को खूब सारे बच्चों से बात भी हुआ तो ये पता लगा यहां तक खूब सारे बच्चों ने सिंप्लीफाई कर लिया था। अब मेन क्या है, ये जो आंसर आया है ये कौन से इंटरवल में लाई करेगा वो चेक करना है अपन को, ठीक। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे बेटा, cos 1 को एक्सपेंड करते हैं अपन, ये चीज लिख सकते हैं अपन 2 टाइम्स 1 माइनस cos 1 को एक्सपेंड कैसे करते हैं, cos x का आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, cos x का एक्स स्क्वेयर कितना 1 आ जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस में x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, मतलब इवन पावर चलता है, एक्सपेंड आपको याद होगा कोस का, ये चीज बन के आता है। अब ध्यान दोगे बेटा ना, ये 1 माइनस करके लिख रहे हैं अपन, तो टर्म्स क्या होगी यहाँ पे, ये साइन चेंज करके बाहर निकलेगी, क्योंकि बाहर -1 तो ये -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 माइनस का 1/1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो माइंड में क्या है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 माइनस जो कोस 1 है वो क्या होगा, ग्रेटर देन तो किससे होगा 2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 ये, और लेस देन किससे होगा 2 टाइम्स 1 माइनस, और क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6। कोई बोलेगी बच्चे सर ये कहाँ से आ गया, तो देखो ये कहाँ से आ गया। अपन क्या कर सकते हैं ना
क्योंकि देखो साइन चेंज होके बाहर निकलेगा, तो ये टर्म इसमें +1/6 ऐड हो रही है, इसमें ऐड नहीं करा रहे अपन, तो एक बीच में एक इंटरवल बना लिया अपन ने। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये आ जाएगा अपने पास में बन के। अब ऊपर वाला अपन थोड़ा सा हटाएं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेन तो हो गया आप, तो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर ये कितना बना देखो आपके 2 × 1 माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, और ये बच जाएगा 1/2 माइनस का 1/4 होता है 24 लेस देन, इसको मैंने इंटरवल आई लिख दिया, मतलब इतना बड़ा ना लिखे। और ये क्या बनेगा 2 × मतलब इस टर्म को एक बार के लिए बेटा अपन ने आई एज्यूम कर लिया, ये क्या बनेगा 2 × 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके 1/2 माइनस 1/24। अच्छा, जब अपन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, चैप्टर बेटा स्टार्ट करते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ कि 1 फैक्टोरियल से लेके वे 6 फैक्टोरियल तक तो याद ही कराते हैं आपको, है ना। फैक्टोरियल 6 कितना लिखते हैं अपन 720 बोलते हैं, यहाँ तक तो याद ही रखो आप। फैक्टोरियल 6 कितना प्लस हो जाएगा 1/720, ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो। 2 इसके अंदर क्या, तो 1 - 1/12, 1 - 1/12 कितना आ गया 11/12 लेस देन आई, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 - 1/12, 1 - 1/12 प्लस 1/360, यही तो बनेगा यार। इसको थोड़ा सा देखते ही मेरे माइंड में आया कि हाँ यार नीचे 360 तो आप बन के आ रहा है ऑप्शंस में, अब गेम बन जाएगा अपना। तो इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया, इस चीज़ को, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू करके लिख दिया 360, ऑब्वियसली एलसीएम आएगा तो ऊपर कितना आएगा 360 माइनस में कितना 30 और प्लस 1, तो 361 - 30 मतलब कितना हो जाएगा 331, तो ये तो आ जाएगा 331/360। तो कौन कौन से ऑप्शन में, ओनली इसी ऑप्शन में। आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, 11/12 है, 11/12 को अपन क्या लिख सकते हैं 330/360 लिख सकते हैं। अरे 330/360, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11/12 आ गया ना, ये तो है। तो इस चीज़ को अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना 330/360। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। तो मैंने जैसे लास्ट जो पेपर डिस्कस किया उसमें भी बताया था बेटा आपको कि जब भी बेटा जेईई मेन का एग्ज़ाम दो, है ना, एक पॉइंट माइंड में भी एकदम अच्छे से क्लियर रखना कि स्टार्टिंग में पहले 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर दो इजी। ऐसे नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन पेपर देखा लग गए सोल्व करने, नहीं, पहले 10 क्वेश्चन सेलेक्ट, मतलब 10 का मीनिंग ऐसा कुछ नहीं 10 ही मिले आपको, एक राउंड एक मार लिया करो, एक राउंड पूरे पेपर का मार लिया करो। उसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में जितने आपको इजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उतने बेटा पहले से सोल्व कर लिया करो। उसके बाद में बाकी वाले क्वेश्चन ट्राई, जैसे ये वाला क्वेश्चन इसको बाद में ट्राई करने वाला था। चलो आगे आओ। फिर दिया हुआ अपने पास में क्वेश्चन कि इफ साइन इनवर्स x² + 1/3 प्लस कोस इनवर्स x² - 2/3 इक्वल टू x², द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन दिस इंटरवल। अब आएगा मजा। और ये जो चीज है ना बेटा ध्यान दे लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बहुत यूज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हर पेपर के अंदर बहुत जगह घुसा है। तो चलो देखो, और IETF एक छोटा सा चैप्टर है, लास्ट जो शिफ्ट पेपर हुआ था उसमें भी आया था, इसमें भी घुसा रखा, मतलब फेब अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट देखे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काफी क्वेश्चंस दे रखे हैं, वेटेज काफी है। तो सोल्व करते हैं अपन। x बिलोंग्स टू कितना है बेटा -1 से 1 है, ठीक। अपन को तो x² पे बात करनी है, तो अगर x बिलोंग्स टू ये है तो x² बिलोंग्स टू कितना होगा अपन को आइडिया है 0 से 1। जब अपन रेंज टॉपिक पढ़ाते हैं आप लोगों को तो ये सब चीजें सिखाते हैं बेटा कि एक इंटरवल से कैसे कन्वर्ट करते हैं। x बिलोंग्स टू -1 से 1 तो x² 0 से 1, तो अपन को चेक करना है x² + 1/3 ये कितना आ जाएगा। तो इसमें 1/3 दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये 1/3 कोमा ये बिलोंग्स टू किसको करेगा 1/3 कोमा 1 + 1/3 कितना आ जाएगा 4/3, ठीक। और एक चीज क्या है x² माइनस में 2/3, तो दोनों तरफ -2/3 को तो 0 - 2/3 मतलब माइनस का 2/3 और माइनस का 2/3 + 1 कितना आ जाएगा 1/3। चलो यहां तक हो गया।
अब अपन को तो इस चीज का लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर वैल्यू वेरी कर रहा है 1/3 से लेते हुए 4/3 तक, बीच में ओबियसली 1 बनेगा। तो 1/3 से 1 का अगर मैं चेक करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो कितना आएगा? 1/3 से 1 के बीच में, इसके बीच में इंटरवल में चेक करें तो कितना आएगा? 0 आएगा। और 1 से 4/3 में कितना आएगा? 1 आएगा वैल्यू। तो इस इंटरवल में तो अगर मैं चेक करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² + 1/3 है, वो वैल्यू क्या क्या देगा? या तो 0 देगा या फिर 1 देगा। ये अपन को माइंड में आ गया। अब अगर मैं इस पे बात लेके आऊं, ठीक, तो ये -2/3 से मैं यहाँ रेंज बना देता हूँ, -2/3, बीच में कहीं ना कहीं 0 बनेगा, फिर बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 1/3। अगर इस इंटरवल में चेक करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 देगा वैल्यू, और इस इंटरवल में चेक करें तो पीछे का वैल्यू -1 देगा। तो ये इस केस में अगर मैं लिखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस का 2/3, तो ये बेटा वैल्यू कौन कौन सा देगा? -1 देगा या फिर 0 देगा। चलो इतना पता लग गया। कोई भी एक वैल्यू चेक कर लो और चेक करते हैं। जैसे मैंने 0 पुट किया, 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स किसकी वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं अपन? x² + 1/3 और x² - 2/3, है ना। तो कोई भी वैल्यू पुट करो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, -1 पुट करो। जैसे 0 पुट किया तो कितना दे देगा ये? 0 साइन इनवर्स 0 कितना आएगा? 0 आएगा। और कोस इनवर्स 0 कितना आएगा? π/2 इक्वल टू कितना दे रखा है? x²। ऑब्वियसली x किसको बिलोंग कर रहा है? एक रियल वैल्यू को, है ना, सॉरी -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे आ गया π/2। तो आप देख ही सकते हो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा जी। ठीक, तो कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं इसका, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन आगे से। कितना? 0। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या दे रखा है? इफ ए सर्कल x² + y² - 4x - 2। अच्छा, ये तो थोड़ा ना मेरे को लगता है वो कुछ मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि एक बच्चा और भी मेरे को बोल रहा था। क्वेश्चंस का देख लेना थोड़ा सा कैसा है। क्या दिया हुआ? x² + y² - का 4x - का 2y + का 4 = 0। ऑब्वियसली अपन इसका सेंटर रेडियस निकाल ही सकते हैं। रेडियस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? √ में 4 + 1 - का 4 मतलब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, रेडियस 1 आ गया इसका। और क्या दे रखा है? आउटसाइड में कोई पॉइंट P है, ठीक, और उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, PA और PB। तो 2 टेंजेंट बेटा ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये तो आ गया PA। ओहो, ये क्या हो रहा है? टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे सर आप। चलो वापस करते हैं। मान लिया टेंजेंट है, ठीक है, इधर भी कर दिया ड्रॉ। चलो ये 2 टेंजेंट है, एक तो PA और एक PB। इधर क्या पॉइंट है? P। ठीक, अब क्या कर दिया मैंने? ये जो सेंटर कोस खुद ही बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्या यूज किया गया है? O यूज किया है अपन ने। ठीक, ये अपन ने OA और B को ज्वाइन करवा दिया, OA और OB को भी ज्वाइन करवा दिया, OA एंड OB आपस में ज्वाइन करवा दिया। अब आगे पढ़ते हैं लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है। ठीक, एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स इज tan इनवर्स 12/5। ठीक है भैया, मैंने क्या किया? इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल मान लिया 2θ। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि tan 2θ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12/5। वाह सर, सो स्मार्ट। अब देखो आगे मैंने क्या किया? इसको ऐसे ज्वाइन करवा दिया, P को O से ज्वाइन करवा दिया। तो अपन क्या बोलते हैं? ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सेम। तो ये थीटा और ये एंगल भी थीटा। अब मैं tan थीटा निकाल सकता हूं। कैसे? tan 2θ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा इक्वल टू कितना? 12/5। ये कैंसिल आउट कर दो, 6। tan थीटा को एक बार के लिए ज्यूम कर लो t, तो ये कितना बन जाएगा? t अपॉन 1 - t² इक्वल टू 6/5। दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा? 6 - 6t² इक्वल टू 5t। तो दिस इंप्लाइज, कितनी बार दिस इंप्लाइज बोलेंगे जी? प्लस का 5t माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये बन के आ गया। ठीक, अब यहां से अपन को t निकालना है।
तो यहाँ डायरेक्टली पता तो नहीं लग रहा ना। चलो अपन वही अपना मेन फॉर्मूला श्रीधराचार्य लगाएंगे। तो माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 25 माइनस का 4 इंटू 6 इंटू माइनस 6 तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 6। तो 25 प्लस 4 इंटू 6 24 इंटू 6 144 प्लस 25 169 मतलब 13 बार आ जाएगा, है ना। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस 13/12। tan थीटा ऑब्वियसली एक एंगल है तो पॉजिटिव आना चाहिए अब यहाँ पे। तो कितना 13 प्लस लेते हैं माइनस का 5 मतलब 8/12 मतलब 2/3। कहने का मतलब tan जो थीटा है उसका वैल्यू आ गया 2/3। बहुत सर ये काम बढ़िया कर दिया। अब निकालना क्या वो देखो, एक तो एरिया निकालना है ट्राइंगल PAB का, PAB का एरिया, ओ ठीक है। और दूसरा निकालना है अपन को एरिया ऑफ OAB। अच्छा देखो यार, एक है ना जब अपन SOT चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, तो उसमें एक चीज़ क्या लिखवाते हैं बेटा, ध्यान देना, ये काफ़ी जगह यूज भी करते हैं अपन। जैसे कोई ये ट्राइंगल है अपने पास में ABC, ठीक, ये अगर साइड दे रखा है अपन को, जैसे यहाँ पे ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल सी हो गया। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो अपन एरिया क्या लिख सकते हैं अपन, हाफ AC इंटू साइन थीटा, ये लिखाते हैं अपन एरिया। वही चीज़ मैं करता हूँ यार, वही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ। कैसे, यहाँ तक हो गई, इस चीज़ को उड़ा देते हैं अपन। देखो यहाँ से अगर मैं tan थीटा लिखने की ट्राई करूं, ये एंगल कितना होगा, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल POA के अंदर, POA के अंदर बात करें बेटा, तो tan थीटा कितना आएगा, इसके अपोजिट में ये साइड मतलब OA अपॉन में PA इक्वल टू कितना है 2/3, है ना। तो OA अपन को मालूम है रेडियस होता है कितना है, वो 1 है, तो 1/PA इक्वल टू 2/3। तो अपन को पता लग गया PA कितना है 3/2 है। PA पता लग गया 3/2, PB भी पता लग गया 3/2, दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम रहेगी। तो ये अगर 3/2 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा बेटा 3/2 होगा। तो इस ट्राइंगल PAB का एरिया निकाले, ये लेंथ और इनके बीच का एंगल कितना 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू हाफ, दोनों की लेंथ 3/2 इंटू 3/2 इंटू दोनों के बीच का एंगल साइन 2 थीटा। जब tan 2 थीटा मालूम था कितना है 12/5 है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपन निकाल ही सकते हैं यहाँ से साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 12/13 हो जाएगा। तो ये 12/13 सिंप्लीफाई कर देना बेटा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3 कर लेना 9 27/26, ठीक। और एक क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया अगर निकालने की ट्राई करें अपन, तो देखो कैसे निकालेंगे, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है अपन को, इनके बीच का जस्ट एंगल चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, ये टोटल एंगल है 2 थीटा और ये एंगल कितना होता है अपन को मालूम है, ये एंगल होता है 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा। जितना एंगल ये मतलब ये दोनों, ये जो ट्राइंगल ये बनता है अपने पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है PAOB, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों के सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 2 थीटा, तो ये कितना होगा पाई माइनस 2 थीटा। तो इसका साइन लेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा कितना आएगा, साइन थीटा ही आएगा। तो अगर लिखे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB तो कितना होगा हाफ, साइड लेंथ 1 इंटू 1 इंटू एंगल कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो जो वैल्यू यहाँ पे आया वो भी यहाँ पुट कर दो आप, ठीक, सिंप्लीफाई कर देना। ये तो हो गया सिंप्लीफाई के, जस्ट एक रेशो लेना है अपन को। चलो आगे, लिमिट का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर लिमिट में। अच्छा जी देखो, जब
बच्चे बहुत सारे बच्चे पूछते ना कि सर कुछ ऐसे टॉपिक बताओ जो मतलब जेईई मेंस में काफ़ी यूजफुल है। तो एक दिन आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे अपना लिमिट हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर 3D हो गया। ये इतने तो बेटा कर ही लो, हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इतने तो अच्छे से कर ही लो बेटा, हर साल खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। लिमिट वाले पे आता है। चलो क्या दिया, थीटा को अगर 0 करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 तो tan पाई 0, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। एक शॉर्टकट लगाते हैं अपन लिमिट वाले के अंदर, लेकिन शॉर्टकट के लिए जब अपन लगाते हैं तो tan के जो अंदर वाला है वो आर्गुमेंट वो 0 होना चाहिए, 0 को टेंस टू करना चाहिए। अभी पाई को टेंस टू कर रहा है तो 0 को टेंस टू करवा देते हैं। किससे, tan, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा, अरे कोस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो लिमिट किधर जाएगा, लिमिट जा रहा है अपना थीटा टेंस टू 0। तो ध्यान दो, ये अगर मैंने थीटा 0 किया तो वैल्यू किधर जा रहा है, चेक कर लो, 0 tan पाई और साइन ये वाला 2 पाई माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या बन के आ जाएगा अपने पास में, इसको तो क्या लिख सकते हो आप, tan ऑफ पाई माइनस में, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा बेटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan मतलब सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो माइनस बाहर पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, और लिमिट किधर जा रहा है बेटा, थीटा टेंस टू 0 को। अब अगर थीटा 0 0 पुट किया तो ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, तो अब अपन शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट कैसे लगाते हैं अपन, ये चीज क्या बन के आएगा, माइनस का tan पाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे मैंने डिवाइड कर दिया 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा ना कम कर देते हैं यार, है ना। ठीक, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो ये चीज़ तो बन जाएगा 1, तो नीचे कितना आ गया 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही बचेगा बस। ये चीज़ तो कितना बना देगा बेटा, 1 ही बन जाएगा, तो ऊपर आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, बस हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था यार। अब आया ना मेन क्वेश्चन बढ़िया सा, ऐसे क्वेश्चन यार एरिया वाले ना आपको मिलते हैं। जैसे अगर मैं फेब्रुअरी अटेम्प्ट की बात करूं तो उसमें भी किसी ना किसी देश सेकंड शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था डिट्टो से, मतलब क्राफ्ट करो थोड़े और अलग यूज कर लिए थे। चलो पढ़ते हैं अपन क्या है, या तो मिनिमम करो लेना या मैक्सिमम कर लेना, तो पहले करो बना लेते हैं। एक तो है y इज इक्वल टू, कौन कौन सा है, एक तो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक का y इज इक्वल टू अगेन एक्स स्क्वायर, एक y इज इक्वल टू है रूट एक्स। पहले ये सारे के सारे कर्व को ड्रॉ कर देते हैं बेटा। एक तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बन के आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक का y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो x को 0 किया मैंने तो y की वैल्यू आ जाएगी 6,0, तो ये तो पास करेगा 0,6, और y को 0 किया तो x का वैल्यू -6, तो ये पास करेगा इस वाले पॉइंट से 0,6 और -6,0 से। ठीक, अगर मैं ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करने की ट्राई करूं बेटा तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट क्या है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो निकाल लेते हैं अपन। y की जगह पुट कर दो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 6, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2, ये तो होगा ना, हाँ, तो -2 ऑब्वियसली यहाँ पुट होगा कहीं ना कहीं, ये -2 आ जाएगा वैल्यू। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स का मालूम है बेटा ग्राफ ये बनता है। ठीक है, तो पहले तो क्या बोला हुआ है, x बिलोंग्स टू -3 से लेके 0 तक, तो मिनिमम। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम का ग्राफ के अकॉर्डिंग देखने का सिंपल सा है बेटा,
कि जो ग्राफ नीचे आ रहा है मिनिमम में लेंगे और ऊपर आ रहा है वो मैक्सिमम में लेंगे। -3 से 0, तो यहाँ से कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। थोड़ा सा अलग ले लेते हैं तो आपको और क्लियर आ जाएगा। कौन सा रेडी देते हैं, है ना। तो -3 से लेते हुए, मतलब यहाँ से लेते हुए ये मिनिमम लेना है ना, तो नीचे वाला लेंगे ऊपर वाला नहीं लेंगे। और -3 से लेते हुए 0 तक, तो फिर मिनिमम ये बन जाएगा। ठीक, इतना करो आएगा। ये -3 से स्टार्ट किया बेटा, ठीक। उसके बाद मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम लेना है कहाँ से कहाँ लिखते हैं। अच्छा, ये अगर मैं पॉइंट निकालने की ट्राई करता, मैं निकाल ही लेते हैं, ट्राई किया। ये तो है y = √x और ये y = x², तो कितना आएगा x² = √x। दिस इंप्लाइज x का पावर 4 = x। तो x का वैल्यू 0 आएगा और x का वैल्यू 1 आएगा। तो 0 तो ये वाला है, तो ये वाला वैल्यू 1 ही होगा, तो ये 1,0। ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, तो ये मैक्सिमम लेना है, तो ये ऊपर वाला लेंगे बेटा। जो मैंने इस वाले मार्कर से ड्रॉ किया, ये वाला पार्ट लेना है आपको। वो फाइंड आउट क्या करना है, एंड x एक्सिस एंड a इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा यार, अच्छा, एरिया बाउंडेड बाय fx एंड x एक्सिस। तो ये x एक्सिस है, ये आप फाइंड आउट कर लो। तो क्या से कहां तक, -3 से -2 तक कौन सा कर्व है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन। अच्छा देखो, मैंने अगर यहां पे लिख दिया dx, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो dx, ध्यान दो बेटा, अगर dx लिखा है तो मल्टीपल में जो टर्म्स आएगी वो क्या आएगी, इन टर्म्स ऑफ x। तो y = x + 6, स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, x + 6। फिर बेटा क्या करना आगे, -2 से लेके 0 तक अगेन कर्व है। अच्छा, मैं ये बार बार ब्रेक क्यों कर रहा हूं, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, यहां पे स्ट्रेट लाइन था, फिर ये y = x², फिर y = √x, तो ब्रेक करना पड़ेगा। -2 से लेके 0 तक अलग है, -2 से लेके 0 तक अलग, कौन सा है, y = x², तो x की टर्म में लिखेंगे तो x² × dx। फिर कौन सा है, 0 से लेके 1 तक कौन सा, y = √x, 0 से लेके 1 तक कौन सा है, y = √x × में dx। ये बन के आ गया बेटा। अब तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x²/2 प्लस का 6x -3 से -2 प्लस का ये कितना हो जाएगा, x³/3 और -2 से लेके 0 प्लस में ये x की पावर 1/2, 1/2 + 1 कितना, 3/2 और नीचे भी 3/2 और कितना, 0 से लेके 1। जस्ट लिमिट पुट करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, चलो आगे। काफी लॉजिकल क्वेश्चन था यार ये, है ना। अगर कोई बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग होता ना तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस कंडीशन को ध्यान में रखता तो देखो ऐसे डिटरमिनेंट देता ना वो, है ना। अब ये कंडीशन लिख दिया साथ में, क्या लिख दिया कि x y z क्या है, AP के अंदर है। मार्कर अलग लेते हैं यार, उसमें सही लगता है। हाँ, x y z क्या है, AP के अंदर। तो अपन इससे क्या लिखते हैं कि बीच वाले टर्म का डबल करते हैं और फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ते हैं, यही तो लिखते हैं ना अपन। तो अब जो ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 3 + 4 3 4 5, ये x y z। अगर मैं x + z है वो किसके इक्वल टू है, 2y के, है ना। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि x + z माइनस का 2y किसके इज इक्वल टू आ जाएगा, 0 के। यहां से माइंड में ये क्लिक हुआ कि अगर अपन क्या करें, ये जो रो 1 है, ये जो रो 1 है इसको मैं चेंज कर दूं रो 1 + रो 3 - 2 टाइम्स रो 2। तो देखो रो 1 में क्या करना है, ये 3 है, 3 + 5 - 2 × 4, 8 - 8 0, x + z - 2y, x + z - 2y 0, 2 टर्म 0, मतलब हो गया सिंप्लीफाई। तो इसको अगर करें, रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो रो 2 रो 3 चेंज रहेगा, और जिस रो को बेटा चेंज करना होता है वहां पे उसका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, नहीं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इससे डिटरमिनेंट का वैल्यू में फर्क पड़ेगा नहीं। तो सेकेंड रो आएगा 4 5 √2y, ये 5
ये k, ये z, और ये तो 0, ये भी 0, और ये कितना हो जाएगा 4√2 प्लस k माइनस 10√2, तो 4√2 प्लस k माइनस का 10√2 इक्वल टू 0। ये कितना बचेगा k माइनस 6√2, ठीक, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 4z माइनस का 5y इक्वल टू 0। तो अब क्या कोई भी दो टर्म का मल्टीपल 0 दिया हुआ है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अगर मैंने इसको 0 किया 4z इक्वल टू 5y, ठीक, x y z AP के अंदर दे रखा है, तो x y को लिख सकते हैं x प्लस डी, z को लिख सकते हैं x प्लस 2d, और ये तो लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, लेकिन a की जगह यहाँ पे फर्स्ट टर्म x दिया हुआ है, तो 4 इंटू z की जगह कितना आ जाएगा x प्लस 2d, और 5 इंटू वाई की जगह कितना आ जाएगा x प्लस डी। सिंप्लीफाई करेंगे 4x प्लस 5x, तो इधर बचेगा x, 8d माइनस 5d इधर बचेगा 3d, तो x इज इक्वल टू 3d। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया होगी x नॉट इक्वल टू 3d, तो ये तो 0 बनेगा नहीं, तो फिर यही 0 बनेगा, क्योंकि दो टर्म का मल्टीपल 0 है तो एक तो 0 होना पड़ेगा, तो ये अगर 0 नहीं है तो ऑब्वियसली यही 0 होगा। तो k इक्वल टू कितना 6√2, अपन को क्या पूछा है k स्क्वायर, तो 36 इंटू 2 72 आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, इजी था एकदम क्वेश्चन, लेकिन ये चीज जिसके माइंड में क्लिक करेगी बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज दे रखा है, टेंजेंट्स एट ए, वो पॉइंट जो ए दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,4 ऑफ सर्कल, ठीक, ए कोई पॉइंट है 3,4 और सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। कौन सा सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो सर्कल कोई भी हो, आपका 2 डिग्री करो, एक्स को क्या लिखते हैं x1, तो ये तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 25, मीट्स x एंड y एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q। ओके, तो बना लेते हैं डायग्राम, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ठीक। तो P निकालने के लिए क्या करेंगे, y को 0 के 25/3, तो ये तो पॉइंट आ जाएगा 25/3, 0, और ये पॉइंट आ जाएगा 0,25/4, ठीक। इसका मतलब ये जो लेंथ है, जैसे इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P बोल रखा है, ठीक है, इसको Q बोल रखा है, और ये पॉइंट कितना ओरिजिन, ठीक, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 25/3, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 25/4। अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालना पड़े बेटा तो निकाल सकते हैं अपन, दोनों के बीच का डिस्टेंस 25/3 का स्क्वायर, मतलब अगर मैं PQ निकालूं तो स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा 625/9 प्लस 625/25, सॉरी 16, तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 25, तो ये तो आ जाएगा 25 इंटू 5 अपॉन में 4 इंटू 3 12, तो 125/12, ठीक, 125/12। चलो निकाल लिया अपन ने। अब क्या करते हैं बेटा, आगे क्या चीज दे रखा है, P और Q इफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल OPQ। कोई भी ट्राइंगल OPQ, जैसे आपके पास OPQ आ गया, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q, सॉरी ये पॉइंट Q है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक। तो ध्यान दो बेटा, जैसे एक मैंने यहां पर रफली और बनाया, ऐसे लिख दिया, ठीक, ये पॉइंट लिख दिया 0,25/4, और ये पॉइंट लिख दिया 0,0, ये पॉइंट लिख दिया 25/3,0,
ये डिस्टेंस आपका a इक्वल टू लिख दिया, स्मॉल a इक्वल टू 25/3। ये डिस्टेंस b इक्वल टू लिख दिया कितना 125/12, और ये डिस्टेंस c इज इक्वल टू लिख दिया 25/4। तो इन सेंटर कैसे निकालते हैं बेटा, याद करो, a इंटू x1, a इंटू x1 से मल्टीप्लाई किया 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b इंटू y1 सॉरी x2 तो ये भी 0, c इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625/12। और ऊपर वही तो लिखते हैं अपन a x1, इन सेंटर निकालने के लिए तो फॉर्मूला लगाते हैं a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं a प्लस b प्लस c, है ना, वही यूज किया। अपॉन में a प्लस b प्लस c लिखेंगे तो 25/4 प्लस 25/3 कोमा 125/12 प्लस में वही चीज़ तो बन रहा है यहाँ पे यार, देखो। और y कोऑर्डिनेट निकालोगे वो भी सेम ही आएगा, कैसे, a को मल्टीप्लाई करना है y1 से, तो इससे मल्टीप्लाई 625/3, बाकी तो सब 0 0 है, 0 आ जाएगा, तो सेम आएगा ये। तो a को निकाल लेते हैं अपन किसी एक को, तो इन सेंटर कितना आ जाएगा अपना 625/12, और नीचे भी 12 एलसीएम, तो 12 से 12 कैंसिल आउट, ऊपर बच गया 625, नीचे कितना आ जाएगा 75 प्लस 100 प्लस 125, तो 125 प्लस 70 200 300, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 625/300, तो ये तो कितना बन जाएगा 25/12, 25/12, तो इन सेंटर आ गया अपने पास में 25/12, 25/12, और अपन को पूछा क्या है, सेंटर एज इन सेंटर, सेंटर निकल के आ गया, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई भी सर्कल का, जैसे कोई भी सर्कल है अपने पास बेटा, ओरिजिन से पास कर रहा है वो, और उसका सेंटर मालूम लग गया आपको, तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, जिस पॉइंट से पास कर रहा है और सेंटर, वही तो क्या होता है रेडियस, तो ओरिजिन से इसका रेडियस निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 0,0, इसी का स्क्वायर कर देंगे 625/144 प्लस 625/144, निकाल लो कितना आ रहा है, ठीक, और आंसर आ जाएगा सिंपल। चलो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा जो अपन लास्ट में पढ़ा था। एक ये और देखो बड़ा क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस साइन ऑफ 1/x इंटू मोड x। जब x 0 है फंक्शन का तो वैल्यू 0 देगा, और x नॉट इक्वल टू 0 है तब ये देगा। अब इसमें एक चीज क्या इसने कंफ्यूज डाल रखी है कि मोड x डाल रखा है, तो मोड x वाले कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने दो केस बना लिए, अगर x ग्रेटर देन 0 है तब क्या बनेगा, और अगर x लेस देन 0 है तब क्या बनेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो ये 0 ही बन रहा है, तो x ग्रेटर देन 0 पे क्या बन जाएगा, ये fx तो आ जाएगा अपना 2 माइनस साइन 1/x, और इनटू में मोड x कितना बन जाएगा, x ग्रेटर देन 0 में x ही बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस में x साइन 1/x। अब अगर मैं मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ये सब चेक करना है तो अपन f' निकालते हैं, तो f' निकाल लेते हैं अपन, ठीक। f' निकाला तो बड़ा क्या आ जाएगा, इधर तो आएगा 2 माइनस में इन दोनों का मल्टीपल, तो पहले क्या हो जाएगा x इंटू साइन का कितना हो जाएगा कोस, ब्रैकेट ओपनिंग ऐसे कर देते हैं 1/x, और फिर 1/x का कितना हो जाएगा -1/x², और प्लस में साइन 1/x, ये आ गया, ठीक। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 माइनस माइनस प्लस, और एक x कैंसिल आउट, तो 1/x इंटू कोस 1/x, और प्लस में, सॉरी ये प्लस हटाने के लिए तो मार्कर यूज किया था, वापस प्लस लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो मतलब तो माइनस का साइन 1/x। अब देखो यार ये चीज बन के आ गया f' अपना, ठीक। x नॉट इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना भी हो सकता है, तो अगर मैं इन्फिनिटी पे चेक करूं,
इन्फिनिटी पे चेक करूँ तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, 1/∞ 0, ये भी 0, और ये कितना देगा बेटा आपको, साइन 1/∞ ये भी 0, तो 0 0 ये कितना वैल्यू दे देगा, 2 वैल्यू दे देगा, है ना। तो एक वैल्यू मिल रही है फिक्स अपन को। अगर मैं लेस देन 0 करूँगी तो थोड़ा सा फर्क क्या पड़ेगा बेटा, fx कितना आ जाएगा, fx आ जाएगा अपने पास में 2 माइनस का 2x प्लस में x इंटू साइन 1/x, यही तो बनेगा डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, मोड x कितना आ जाएगा, -x। तो यहाँ से अगर अपन f' चेक करें तो माइनस का 2 प्लस में x इंटू कोस 1/x माइनस 1/x² प्लस में साइन 1/x। तो ये जो f' अपना बन गया है, ये क्या बन गया, माइनस का 2 प्लस में, अच्छा इस बार ये माइनस रहेगा, है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस, एक तो x कैंसिल आउट, तो cos 1/x इंटू 1/x और प्लस का साइन, ये चीज़ बन के आ गया बेटा। अब अगर मैं अगेन इन्फिनिटी पे चेक करूं तो ये की वैल्यू कितना आ रहा है, -2, तो यार ये चीज़ तो सही नहीं है, फिर तो मोनोटोनिक तो नहीं बनेगा, तो नॉन मोनोटोनिक रहेगा आपका, -∞ से 0 और 0 से ∞। 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 पे तो आपको एक अलग ही फंक्शन दे रखा है। हाँ जी, इसको देखो क्या दे रखा है, इन बाइनरी इनपुट हैविंग 0 and 1 इनपुट्स, है ना, बाइनरी ऑपरेशन में बात चलिए, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना, 0 कम्स इन इवन प्लेस इज 1/2। तो पहले देखो दो ही टर्म्स है, 0 होगा या फिर 1 होगा, और दो प्लेस है, या तो वो ओड प्लेस पे आएगा बेटा या फिर वो आएगा इवन प्लेस पे। कौन से प्लेस पे कब आएगा उसके लिए उसने प्रोबेबिलिटी बोल रखा है। 0 जब इवन प्लेस पे आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। जब 0 के यानी कि 1/2 है तो बची हुई किसकी होगी, 1 की होगी, है ना। तो 1/2 है तो बची हुई कितनी, 1/2 किसकी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी। एंड 0 कम्स ओड प्लेस इज 1/3, तो इसके ओड प्लेस पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो बची हुई किसकी, बची मतलब 1 माइनस करके, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 किसकी है, 1 के आने की है। अब क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 0 1 इज फॉलोड बाई 1 0। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे, कुछ बच्चे जस्ट इसका उल्टा भी बोल रहे थे, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो वो तो देख लेना यार। मैं तो एक टर्म ये जो दे रखा है उसी अकॉर्डिंग लिखता हूँ मैं, ये है ना। तो कैसे भी हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है, केस नंबर अगर 1 बनाए अपन, ओड इवन, या फिर केस नंबर 2 करें, ये भी तो हो सकता है, इवन ओड, O4 है ओड, E4 है इवन, ठीक। तो ओड 0 के ओड प्लेस पे आने की कितनी है, 1/3, तो ये तो देगा, अच्छा दोनों चलो, 0 के ओड प्लेस पे आने की कितनी है, 1/3, तो ये तो देगा 1/3। 1 के इवन प्लेस पे ध्यान देना बड़ा, ये 1 है इधर इवन है, 1 के इवन प्लेस पे आने की कितनी है, 1/2। 1 के ओड प्लेस पे आने की कितनी है, 1 के ओड प्लेस पे आने की है 2/3। बस उस टेबल को देखते जाओ बन जाएगा। 0 के इवन प्लेस पे आने की कितनी है, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 1/80। अब इसमें देखते हैं, 0 के इवन प्लेस पे 1/2, 1 के ओड प्लेस पे 2/3, 1 के इवन प्लेस पे 1/2, ओड 0 के ओड प्लेस पे 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1/18। या तो केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 2 होगा, तो ऐड करते हैं अपन 1/18 प्लस 1/18 1/9, ठीक, आंसर 4। चलो यार, ये प्यारा क्वेश्चन है लिमिट का, बेटा लिमिट के देख रहे हो, दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, आई थिंक और भी हो सकता है, लेकिन है क्या ना, इसके अंदर यूज होगा सैंडविच थ्योरम। ये जो अपन पढ़ते हैं ना लिमिट चैप्टर के अंदर, वो वाला यूज होगा। कैसे,
अपन ये पॉइंट लिखवाते हैं बेटा, जब भी ग्रेटेस्ट, अब देखो अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज कर लिया, तब भी क्या होता है जब मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ में कम से कम 2 या 3 क्लास तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ही पढ़ाते रहते हैं, सारी इनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज हो रही है आजकल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रेटर देन तो किससे होता है x-1 से, लेस देन और इक्वल टू किससे होता है x के। इक्वल टू कब आता है, जब ये इंटीजर होता है, इंटीजर नहीं होगा तो ये इसकी रेंज के बीच में रहता है। चलो ये चीज़ है, ये सबके लिए लगा दो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर r ग्रेटर देन इक्वल टू r-1, लेस देन और इक्वल टू r, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2r ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी एक जगह यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लगता, पूरा ही हटा दो ना सर। चलो दोबारा देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर r ग्रेटर देन r-1 लेस देन और इक्वल टू r, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2r ग्रेटर देन 2r-1 लेस देन और इक्वल टू 2r, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3r ग्रेटर देन 3r, एक तो -1 कर देंगे, इस साइड जो लिखा हुआ वही लिख देंगे, ऐसे चलता जाएगा बेटा। लास्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर nr, टोटल टर्म कितनी होगी, 1 से स्टार्ट करते हुए nr तक n टर्म है, इधर क्या हो जाएगा nr-1 और लेस देन और इक्वल टू कितना है nr। अब इस तरफ क्या कर रखा है, सबको ऐड कर रखा है और n² से डिवाइड कर रखा है, फिर लिमिट ले रखा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। पहले मैं ऐड करता हूं, तो इस साइड ऐड करने पे तो क्या बनेगा, ये टर्म बनेगा, फिर n² से डिवाइड करते हैं तो उसको तो आप क्या मान लो, इसको एक बार के लिए मैंने ज्यूम कर लिया पूरे कोई x, मतलब लिमिट सब मिला के x लिख दिया, ठीक। इस साइड अपन ऐड करेंगे तो r कॉमन आ जाएगा सबसे, 1 + 2 + 3 कहां तक, तो r × 1 + 2 + 3 कहां तक n तक, माइनस कितना होगा बेटा, देखो -1 कितनी बार है, n टाइम्स है, तो n टाइम्स है तो n हो जाएगा, अपॉन में कितना है सबके n² है, और लिमिट कहां से कहां तक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक। फिर ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा अपना जो ये लिखा है मैंने, फिर लेस देन क्या आ जाएगा, ये वाला साइड, ठीक। तो ये वाला साइड क्या बनेगा, सब r कॉमन आ जाएगा और अंदर वही बनेगा 1 + 2 + 3 + n तक, डिवाइडेड बाई कितना n², और लिमिट कितना n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो वो वाला यहाँ एक तो बनेगा n/n², तो 1/n और n कहाँ जाएगा इन्फिनिटी के, तो 1/∞ कितना 0 तो 0 बन गया सेकेंड टर्म। तो ये टर्म कितना बचेगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, कितना बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r × n + 1/n²। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, बीच वाला टर्म मतलब इसके बाद वाला टर्म तो 0 ही बन गया, तो यहाँ से n एक और कॉमन ले लिया, तो n² से n² कैंसिल आउट, कितना बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास में r × 1 + 1/n, है ना, तो 1/n कितना 0, तो ये और बाई में सही नहीं लिखा गया, हाँ /2 तो होता ही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे क्यों हो रहा है, तो ये तो कितना आ जाएगा r/2। अगर मैं इस तरफ वाला सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आएगा बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r × n + 1/2 × n², तो ये भी कितना आ जाएगा r/2। तो दोनों सेम है, वही तो होता है लिमिट का वैल्यू इसमें सैंडविच थ्योरम में, तो ये r/2 आ जाएगा। चलो अगेन टोटोलॉजी का सवाल, टोटोलॉजी तो लगता है यार प्यार हो गया टोटोलॉजी से, जो पेपर बना रहा है उसको। मैं जितने भी MR के क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, जनवरी फरवरी अटेम्प्ट इसमें टोटोलॉजी, अब अगर तो बच्चे तुक्के भी मारने लगे तो भी लग रहा है, लेकिन इस बार उसने गेम खेल लिया थोड़ा सा अपने साथ, टोटोलॉजी बोल दिया और पूछा सर कहाँ कौन सा होगा इनमें से, तो थोड़ा दिक्कत है। तो P और Q 2 सेट है, एक P है एक Q है, तो लिख देते हैं ट्रू टेबल, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो लिख ही लो। P एंड Q निकालना है, तो P एंड Q निकाल ही लो पहले, तो P एंड Q क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये आ गया। अब देखो इन सिंबल की जगह यूज करना है अपन को कुछ ना कुछ,
तो ऑप्शन वाइज जाएंगे अपन। फर्स्ट ऑप्शन लिया, फर्स्ट ऑप्शन में लिया तो ये क्या चीज़ बन के आ जाएगा, ये बन के ये आ जाएगा P एंड Q, और क्रॉस की जगह है ये दिस इम्प्लाइज, इसकी जगह P और Q। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन P और Q निकाल लेते हैं। P और Q निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, और फॉल्स का हुआ जब फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब केस में ट्रू होता है ये। ठीक, अब अपन को क्या करना है, इसका और इसका दोनों का दिस इंप्लाइज वाला सिंबल लगाना है, मतलब P एंड Q दिस इंप्लाइज PVQ। PVQ नहीं बोलते वैसे तो, P और Q बोलते हैं। अब एक पॉइंट याद रख लो बेटा, P इंप्लाइज Q अगर ऐसे कभी लिखा हो, इसका जब अपन ट्रुथ टेबल बनाते हैं ना, तो उसमें फॉल्स बस तभी होगा जब क्या मिलेगा आपको, P तो ट्रू मिलना चाहिए और Q मिलना चाहिए फॉल्स। उस एक केस में ये फॉल्स होता है, बाकी सब केस के अंदर ये ट्रू होता है। P ट्रू, तो अब अपने पास ये तो P की जगह काम कर रहा है, ये Q की जगह काम कर रहा है ना। तो ये जब ट्रू होगा तब ये फॉल्स होना चाहिए, तो ये तो ट्रू ही है, तो इसमें ट्रू ही आएगा। बाकी केस में ट्रू है ही नहीं, तो सब केस में ट्रू बनता जाएगा, तो ये सारे ट्रू बन गए। अरे समझ रहे हो पॉइंट, P और Q में जब P ट्रू होगा Q फॉल्स होगा, तभी ये फॉल्स बन के आता है पूरा का पूरा। अदरवाइज सब केस में क्या होता है, ये ट्रू ही होता है, याद जल्दी बनता है। टोटोलॉजी आ गया तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही चेक किया था, वही सही हो गया अपना, तो बाकी में क्यों चेक करेंगे। चलो ये देखो, अच्छा सर भूल गए थे ना, चलो इसमें आओ यार, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया बेटा। द टेंजेंट एट पॉइंट P 6,2 टू द पैराबोला, तो अपना तो वही है, वाई स्क्वायर को लिखेंगे y1, तो y इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस x1/2, यही बटे याद कर लो सब, -20। लास्ट क्लास में बताया था, एक्स स्क्वायर को x1 लिखते हैं, वाई स्क्वायर को y1, x को x प्लस x1/2, y को y1 प्लस y1/2, तो ये तो है सब -20। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, 2 से डिवाइड भी कर दो, तो ये तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 माइनस का 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस का 4। ये टेंजेंट आ गया अपने पास में। इज ऑल्सो टेंजेंट टू द एलिप्स, मतलब कॉमन टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है ये किसके टेंजेंट है, एक इलिप्स दे रखा है, इलिप्स का टेंजेंट क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इसका स्लोप 1 तो इसका भी 1, तो यहाँ से पता लग गया m का वैल्यू 1 है। अब इसको और इसको कंपेयर कर दो, पहले लिख लेते हैं अपन, ये स्क्वायर रूट में a स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 9, m स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1, प्लस b स्क्वायर का वैल्यू बड़ा b दिया, बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हुए, पक्का मैं बता रहा हूँ। b स्क्वायर का वैल्यू b दे रखा है, तो b स्क्वायर की जगह b लिखेंगे, इक्वल टू कितना है -4। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, 9 प्लस b इक्वल टू 16, तो b कितना आ जाएगा 7, b कितना आ गया 7। इजी क्वेश्चन था यार ये, ऐसे क्वेश्चन तो मार्क्स दिलाते हैं। चलो ये और देखो मैट्रिक्स का, A और B दो मैट्रिक्स है, और फिर क्या लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट AB इक्वल टू B, क्या लिखा हुआ है AB इक्वल टू B। तो A तो कितना है A B C D, और B कितना है अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है अल्फा बीटा, यही तो है। तो यहाँ से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ तो कितना आ जाएगा A अल्फा, क्योंकि ये है 2 इंटू 2 का और ये 2 इंटू 1 का, तो ये बन के क्या आएगा 2 इंटू 1 का, और ये कितना 2 इंटू 1 का, तो ये आ जाएगा A अल्फा प्लस में B बीटा और C अल्फा प्लस में D बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा।
जब अपन कंपेयर करेंगे तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू अल्फ़ा। यार हो गया ना कि थोड़ा लक पे डिपेंड करता है यार कि किस शिफ्ट में आपका आ रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, है ना। लेकिन उससे मैटर नहीं करता क्योंकि ऑल ओवर तो आपका परसेंटाइल जो बनेगा वो टफनेस भी बनता है, तो वो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जस्ट मेरे माइंड में तो बताया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा बी बीटा इक्वल टू अल्फ़ा, अगर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए, एक तो ये बन गया। यहाँ से अगर करेंगे सी अल्फ़ा प्लस डी बीटा इक्वल टू बीटा, तो यहाँ से सी अल्फ़ा कितना आ जाएगा, बीटा अगर कॉमन लिया तो 1 माइनस का डी। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं अपन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सी का अल्फ़ा कोफिशिएंट है 1 माइनस ए, यहाँ से अल्फ़ा का कितना है सी, यहाँ से बीटा का कितना है बी, यहाँ से बीटा का कितना है 1 माइनस डी। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस डी माइनस ए प्लस ए डी इक्वल टू बी सी। बस हो गया यार, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ए डी माइनस बी सी निकालना है, सिंप्लीफाई कर लो, ए प्लस डी का वैल्यू दे ही रखा। चलो ये देखो यार सवाल, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सवाल आपके आ रहे हैं मार्च अटेम्प्ट में, सेम आ रहा है बेटा। इसी पे रिलेटेड आपका लास्ट यस्टरडे सवाल था जो 16 मार्च का था शिफ्ट, उसमें क्या कहते रखा है इसके अंदर, फॉर 3n ऑब्जर्वेशन ऑफ ए अनग्रुप्ड डाटा वेरिएंस इज 4 and mean of first 2n observation is 6 and mean of last n observation। तो मीन निकाल लेते हैं। फर्स्ट 2n ऑब्जर्वेशन का कितना है 6, तो दिस इंप्लाइज समेशन xi कितना आ जाएगा 12n, ठीक। सिमिलरली समेशन yi बाई अपॉन n लास्ट n ऑब्जर्वेशन का कितना है 3, तो समेशन yi कितना आ जाएगा 3n, ठीक। फिर अपने पास क्या दे रखा है, अब अपन उनको वेरिएंस और निकाल लेते हैं। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, समेशन xi स्क्वायर प्लस समेशन yi स्क्वायर अपॉन में 3n। उससे पहले मीन अगर निकाले अपन दोनों का, तो मीन कितना आ जाएगा समेशन xi प्लस समेशन yi अपॉन में 3n, तो ये कितना हो जाएगा 12n प्लस 3n 15n बाई 3n कितना आ जाएगा 5, तो मीन 5 आ गया। ये क्या हो जाएगा अपना मीन, तो माइनस का मीन का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना दे रखा है 4। दिस इंप्लाइज समेशन xi स्क्वायर समेशन yi स्क्वायर 25 प्लस 4 29 इंटू 17 29 इंटू 3 87 है ना। सर क्या कैलकुलेशन कर रहे हो, अरे कोई मिस्टेक ना हो जाए यार। समेशन xi स्क्वायर प्लस समेशन yi स्क्वायर क्या हो जाएगा 87n। इसको माइंड में रखना है, ये जो ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं इन सब का अपना आगे यूज कर। अब आगे लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, यहां तक अपने क्वेश्चन पढ़ लिया कर दिया। इफ के बाद देखो, इफ 1 इज एडेड टू फर्स्ट 2n ऑब्जर्वेशन, तो पहले मीन निकालते हैं अपन। 1 एडेड फर्स्ट 2n, फर्स्ट 2n को xi लिखा है तो xi प्लस 1, ठीक। और 1 इज सब्ट्रैक्टेड लास्ट n ऑब्जर्वेशन, तो समेशन yi माइनस का 1 अपॉन टोटल टर्म कितना है 3n, तो ये कितना आएगा देखेंगे। समेशन xi प्लस 1 ये कितनी बार ऐड होगा 1 1 1 1 कितनी टर्म थी 2n टर्म थी, तो 2n बार ऐड होगा, तो ये आ जाएगा समेशन xi। अच्छा लिख ही देते हैं डायरेक्टली, समेशन xi कितना था बेटा 12n प्लस कितना आ जाएगा 2n, समेशन yi कितना होगा 3n, और ये 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार होगा n बार, तो माइनस का n अपॉन में 3n, तो ये कितना आ जाएगा 14 17 माइनस 1 16 बाई 3 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, ये मीन आ जाएगा। अगर वेरिएंस अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, समेसन xi प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस समेसन yi माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में टोटल टर्म कितना 3n माइनस में मीन कितना है 16/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, वेरिएंस ऑफ ऑल 3 ऑब्जेक्ट्स इज k। अच्छा इक्वल टू k दिया है तो ये तो k निकालना है अपन, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। समेसन xi स्क्वायर, तो xi स्क्वायर ये क्या बनेगा, समेसन xi स्क्वायर प्लस समेसन yi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेसन xi बनेगा प्लस 2 टाइम्स समेसन yi बनेगा, और ये प्लस वन स्क्वायर कितनी बार होगा, n बार होगा, तो प्लस सॉरी n बार नहीं 2n बार होगा, 2n टर्म्स है, और ये माइनस में कितनी होगा n बार, माइनस का n होल डिवाइडेड बाई कितना 3n माइनस का 16/3 का होल स्क्वायर। समेसन xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर का वैल्यू कितना 87n प्लस 2 टाइम्स समेसन xi प्लस yi कितना हो जाएगा 12n प्लस n 15n, और माइनस का प्लस का n अपॉन में 3n। जस्ट इसको सिंपली माइनस का सॉरी कितना है 16/3 का होल स्क्वायर, n कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब सिंप्लीफाई कर लो। वो क्या आएगा, k का वैल्यू आएगा, उसको 9 से फिर मल्टीप्लाई करना है। चलो ये देखो बेटा कैसे करेंगे, इसमें क्या कर रहे हैं अपन ना, एक फंक्शन fx दे रखा है अपन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फिर एक चीज क्या बोला है कि ये बिलोंग कर रहा है बेटा x बिलोंग्स टू -1 से लेते हुए 1 तक बिलोंग कर रहा है, और क्या क्या वैल्यू दे रखा है कि f ऑफ -1 तो दे रखा है 2, और मैक्सिमम वैल्यू f डबल डैश -1 दे रखा है 1/2, और f डैश -1 दे रखा है 1। 3 कांस्टेंट 3 चीज दे रखा है, निकाल लो बस। तो करते हैं अपन इसको, f डैश x कितना आएगा 2ax प्लस b, f डबल डैश x कितना आ जाएगा 2a, और किसके इज इक्वल टू है ये, अतः x की वैल्यू -1 पुट करेंगे 1/2 के, तो ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा तो पुट करने की जरूरत नहीं, ये आ जाएगा 1/4। a का वैल्यू कितना आ गया 1/4। f डैश -1 कितना आएगा -2a प्लस b कितना दे रखा है 1, तो यहां से b कितना आ जाएगा 1 प्लस 2a, 2a मतलब क्या 1/2, 3/2, b का वैल्यू कितना आ गया 3/2, a का वैल्यू 1/4। c निकालना है तो f ऑफ -1 निकाला कितना आएगा a माइनस का b प्लस का c कितना है 2, तो a कितना आ जाएगा 2 प्लस में b मतलब 3/2 माइनस का c, अच्छा c तो निकालना था, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस का a माइनस का 1/4 प्लस का b 3/2, तो 4 LCM, तो 8 माइनस 1 प्लस का 12/4, ये तो होगा ना, तो 20 में 19/4, c कितना आ जाएगा 19/4। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो आप देख ही सकते हो। अच्छा थोड़ा लगता है गड़बड़ हो गया, c कितना आएगा 2 प्लस का b मतलब 3/2 माइनस का a मतलब 1/4, 4 LCM, ये 8 प्लस 6 माइनस 1, तो 14 माइनस 1 13/4, हाँ सही, तो ठीक तो है। चलो तो fx कितना आ जाएगा अपने पास में, fx आ गया अपने पास में ax स्क्वायर, a मतलब कितना 1/4 x स्क्वायर बाई 4 प्लस bx प्लस 3/2x प्लस c 13/4।
तो आप चाहो तो 1/4 कॉमन ले लो और कितना बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 13 ये बन के आ गया fx, ये बन के आ गया बेटा fx। ठीक है, अब अपन को चेक क्या करना है कि एफ एक्स है जो लेस देन और इक्वल टू एल्फा है, तो एल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, जब भी ऐसी चीज करना होता है अपन को, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए अपन एफ डेस एक्स निकालते हैं। एफ डेस एक्स कितना था 2ax प्लस बी, तो 2 इंटू में, या फिर यहीं से कर लो आप एफ डेस एक्स 2x/4 प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। क्या कर दिया सर, हाँ कलर और देते हैं कोई। तो यहां से एफ डेस एक्स 1/4 तो बार 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया -3। अरे ये क्या हो गया, ओहो x तो बिलोंग करे था -1 से 1, तो ऐसे नहीं निकाल सकते फिर डिफरेंशिएट करके, फिर तो उसी रेंज में निकाल लो, एफ ऑफ -1 निकाल लो और एफ ऑफ +1 निकाल लो, वो कितना आ रहा है वो चेक कर लो आप। तो अगर मैं निकालूं एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -1 कितना आएगा 1/4 तो बार 1 - 6 + 13 14 - 6 8, तो ये तो 2 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 कितना आएगा, तो ये 1/4 1 + 6 + 13 14 6 5 आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका तो 5, तो अल्फा मिनिमम भी कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। चलो ये देखो यार, ए ट्राइंगल इन विच साइड्स ए बी सी डी, तो ए बी सी डी बना देते हैं अपन, ये ए, ये बी, ये सी, तो ए बी पे तो पॉइंट है 5 पॉइंट्स ऐसे, है ना, और बी सी पे है 3 पॉइंट्स, सी ए पे है 6 पॉइंट्स, कितने हो गए जी 4, सर ज़्यादा बना दिए, कोई ना ये पॉइंट नहीं है, ठीक है 6 पॉइंट्स है रेस्पेक्टिवली। देन नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स आर, ट्राइंगल देखो कैसे कैसे बन सकते हैं कि अपन या तो तीनों डिफरेंट पॉइंट्स ले, मतलब साइड से एक पॉइंट यहां से लिया, एक पॉइंट यहां से लिया, एक पॉइंट यहां से लिया, ज्वाइन करवा दिया, एक ट्राइंगल बन के आ जाएगा, बन सकता है। दूसरा चीज अपन ये भी तो कर सकते हैं कि 2 पॉइंट मैं यहां से लूं, यहां से, जैसे 2 पॉइंट में यहां से, एक पॉइंट यहां से लिया, एक पॉइंट यहां से लिया, एक पॉइंट कोई दूसरी साइड, मतलब 2 पॉइंट तो एक ही साइड से लिया, तीसरा पॉइंट को डिफरेंट साइड से लिया, फिर अगर ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्राइंगल बन के आ जाएगा। तो क्या नहीं करना है अपन को, ये करना नहीं है कि तीनों पॉइंट एक ही साइड से नहीं ले सकते, तब ट्राइंगल नहीं बनेगा, फिर तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो कर क्या सकते हैं फिर, देखो टोटल पॉइंट कितना है 5 + 3 + 6 14, 14 में से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, लेकिन उनमें से 3 पॉइंट वो भी तो होंगे ना जो तीनों पॉइंट एक ही साइड से है, तो उनको माइनस कर दो। 5 में से 3 मतलब इस साइड वाले, ये 3 में से 3, ये 6 में से 3, बस अब तो सिंप्लीफाई करना है। तो 14 13 12 3 2 1 माइनस का 5c2 बन जाएगा ये, तो 5 × 4/2 माइनस का 1 माइनस का 6 × 5 × 4/3 × 2 × 1, तो ये तो कैंसिल आउट, 2 6 मतलब 2 28 और 26, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यार इसको, तो ये कितना आ जाएगा 10 -10 -1 -20, तो -31, -31 करना है अपन को ना, और ये कितना हो जाएगा 28 × 3 13 ना, 4
26 और 36, 364 माइनस का 31 तो 333। ओके, सेकंड ऑप्शन, जस्ट कैलकुलेशन था ये तो यार। चलो ये देखो यार, क्या लिखा हुआ है, इफ इमेज ऑफ पॉइंट A 2, 3, 1 इन द लाइन x - 1/2 y - 4/1 z + 3/-1 लाइज ऑन द प्लेन दिस। चलो देखो, कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है, उस पर कोई पॉइंट है, ये जो पॉइंट 2, 3, 1 है, उसका इमेज मैंने जैसे बोल दिया कि कोई पॉइंट B है, x1, y1, z1, ठीक। तो ऑब्वियसली जो ये मिड पॉइंट होगा इनका, वो तो लाइन पे लाई करेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट एज्यूम करने के लिए इक्वल टू लैम्डा मानते हैं। तो ये m पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा + 1, लैम्डा + 4 माइनस लैम्डा + 3। अब ऑब्वियसली ये पॉइंट m निकाल लिया अपन ने, तो अपन am का डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं, है ना, डायरेक्शन रेशो ऑफ am निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 2 लैम्डा + 1 - 2, तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा - 1, कोमा लैम्डा + 4 - 3, तो लैम्डा + 1 माइनस लैम्डा + 3, तो माइनस लैम्डा + 2, ये आ जाएगा। अच्छा, माइनस लैम्डा -3 था यार, यहाँ पे अभी मिस्टेक हो जाता ना, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाता ना। क्या हो जाएगा ये, माइनस लैम्डा -3, तो ये माइनस लैम्डा -4 हो जाएगा। माइनस लैम्डा -4। अब देखो AM का डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो उनका डॉट टू डॉट कितना, 0, और लाइन वाला ये है, तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा - 1 × 2 लैम्डा + 1 × 1 और लैम्डा -4 माइनस लैम्डा -4 × -1 = 0, तो कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा -2 + लैम्डा + 1 + लैम्डा + 4 = 0, तो 6 लैम्डा 5 - 2 3, तो माइनस का 3, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, -1/2। लैम्डा अगर -1/2 है तो पॉइंट M कितना आ गया, M आ जाएगा अपने पास में 0 -1/2 + 4 7/2 माइनस प्लस 1/2 - 3/2, तो माइनस का 5/2, है ना। ये मिडिल पॉइंट आ गया। मिडिल पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं ना यार, B। तो अगर मैं B पॉइंट डायरेक्टली निकालूं, इसका जस्ट डबल करो और वो माइनस कर दो। ये तो होता है ना, जैसे 2 + x1/2 किसका होगा, कितना होगा, 0। तो यहाँ से x1 कितना आएगा, 0 माइनस का 2, तो ये -2 आ जाएगा। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इसका डबल करो वो माइनस कर दो, तो 7 - 3 4 -5 - 6, ये बन के आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया जो B पॉइंट मिरर इमेज की बात कर रहा है। निकालना क्या है बेटा, वो देखो आप, लाइज इन ऑन द प्लेन, इस प्लेन में लाई कर रहा है, ऑल्सो द लाइन लाइज इन द प्लेन। अच्छा ठीक है, क्या चीज दे दिया, ये जो पॉइंट है ये भी प्लेन में लाई कर रहा है, और एक लाइन है, उस लाइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, x - 1/1 इक्वल टू y - 1/-2 इक्वल टू z - 6/15। ये लाइन भी उस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है बेटा। तो क्या चीज करते हैं अपन, डायरेक्टली एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं 3D के अंदर। कोई लाइन लाई कर रहा है तो बेटा सिंपल सा क्या होता है, लाइन वाले ये पॉइंट लिख दिया करो आप, सिंपली, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। फिर क्या, लाइन की डायरेक्शन रेशियो है वो भी लिख दिया करो, ठीक। तो एक तो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट से प्लेन भी पास करेगा, 1,1,6, और एक पॉइंट आपको ये है ही दे रखा, -2, 4, -6।
दोनों से एक डायरेक्शन रेशो और बन जाएगा, कितना बनेगा 1 - 2, ये तो 3 बन गया, सॉरी यहाँ पे कॉमन ही आएगा, 3 बन गया। 1 - 4 -3, 6 - 6 तो 12 हो जाएगा, ये बन के आ गया इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा डिटर्मिनेंट को, तो आंसर आ जाएगा सिंपल सिंपल। तो ये चीज़ तो क्या मैं वहाँ पे छोड़ रहा हूँ जहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन बचता है, जो हर कोई कर सकता है, ठीक है। चलो ये देखो यार, थोड़ा सा इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, ये ना यहाँ पे ना ओके यहाँ पे है dy/dx, तो क्या लिखा हुआ है 2 ऑफ x² प्लस में x का पावर 5/4 dy/dx माइनस का y इंटू x प्लस x का पावर 1/4 इक्वल टू 2 इंटू x इंटू x का पावर 5/4 लिख सकते हैं इसे। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बोलते हैं बेटा, dy/dx के कोफिशिएंट के dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये जितना भी टर्म लिखा है उससे डिवाइड करेंगे, तो dy/dx और क्या बन के आ जाएगा माइनस का y इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर 1/4 अपॉन ये कि यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो अंदर कितना बनेगा x प्लस एक्स की पावर 1/4 ही तो बनेगा। यहाँ से कि x बचेगा, यहाँ पे पावर x इंटू एक्स की पावर 1/4 लिख सकते हैं कैंसिल आउट करने के लिए, इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 5/4 अपॉन में x इंटू एक्स प्लस एक्स का पावर 1/4। ये एक से एक x कैंसिल आउट, ये वाले से ये वाला ओबियसली सॉरी 2 भी था यहाँ पे, तो ये क्या बन के आ गया dy/dx माइनस का y/2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स का पावर 1/4 और यहाँ पे x प्लस एक्स का पावर 1/4, ये बन के आ गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इस तरफ x की टर्म है dy/dx है, एक y है और y के मल्टीपल में वो p ऑफ x है। तो उसमें पहले सबसे पहले क्या करता है अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता है, तो वो तो कितना आ जाएगा e की पावर में -1/2x इंटू डी, तो माइनस का 1/2 इंटू ln x, तो ये तो कितना आ जाएगा 1/√x, डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या बन के आ गया y/√x, क्योंकि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, इक्वल टू ऊपर लिखा हुआ 2, अच्छा वो 2 भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार, 2 मैंने लिखना बोल दिया था, ये नीचे ये 2 भी तो आएगा ना, तो ये 2 भी नहीं बचेगा बेटा, तो इतना ही बचेगा, तो ये 2 भी नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो कितना आएगा x इंटू, अच्छा पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं, कितना था इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/√x इंटू एक्स की पावर कितना था 5/4 अपॉन में कितना है x प्लस एक्स की पावर 1/4, √x कितना होगा x की पावर 1/2, ऊपर जाके माइनस का 1/2, तो 5/4 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 4 LCM, 5 माइनस का 2 3/4, x का पावर 3/4। तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ बच गया x का पावर 3/4 इंटू डी अपॉन में x प्लस एक्स का पावर 1/4। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करना है अपन को, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, इंटीग्रेट करना है इस चीज को। तो क्या करें, हाँ यहां नीचे से x की पावर 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये x की पावर 3/4 इंटू डी, नीचे से अगर मैं x की पावर 1/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कितना बचेगा 1 प्लस में x की पावर 1 माइनस 1/4 मतलब x की पावर 3/4,
तो ये तो बन गया यार क्वेश्चन। +1 करो, -1 करो, तो दिस इंप्लाइज x की पावर 3/4 +1 -1 अपॉन में x की पावर 3/4 +1 इंटू एक्स की पावर 1/4 इंटू dx। अलग अलग ब्रेक कर दो, तो पहले ब्रेक करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/x की पावर 1/4 इंटू dx, और माइनस में क्या बचेगा 1/x की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 3/4 +1 इंटू dx। ये वाला सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर इंटीग्रेशन करने में। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसको बता देता हूं आपको। थोड़ा सा बड़ा लेंथी क्वेश्चन था ना, तभी तो यार ये सेकंड शिफ्ट बच्चों को हार्ड लग रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर किसी ने स्टार्टिंग में सोल्व करने कर दिए थे ना तो गड़बड़ था। इसको देखो कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग x का पावर माइनस का 1/4 +1 माइनस का 1/4 +1 और माइनस, इसमें करो क्या ना कि x की पावर 3/4 +1 को t मान लेते हैं, तो क्या बनेगा 3/4 x का पावर माइनस का 1/4 इंटू dx इज इक्वल टू dt, और x की पावर dx के मल्टीपल में। अच्छा, जब अपन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो dx t किसको ज्यूम करते हैं, जिसका डिफ्रेंसिएशन dx के मल्टीपल में, उसी को करना होता है, बस ये कंसेप्ट होता है माइंड में। तो ये कितना हो जाएगा dx अपॉन x की पावर 1/4 4/3 dt। पुट कर दो आप, ये तो आप कर ही लोगे है ना, तो ये कितना बन के आएगा 4/3 बार dt अपॉन में t, dt अपॉन t कर लोगे आप ln t, तो बन गया, क्या बन गया y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 4 + 1 3/4 बनेगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4/3 और x की पावर 4/3 माइनस का 4/3 ln t, t किसको माना है x की पावर 3/4 +1 और प्लस का कांस्टेंट c। कांस्टेंट c निकालने के लिए एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एंड पासिंग थ्रू 1, मतलब x का वैल्यू 1 पुट करना है तो y का वैल्यू ये पुट करना है, तो आप कर सकते हो सिंप्लीफाई इसको। तो आगे नॉर्मल कैलकुलेशन है जस्ट। यार ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ, कि या तो अब बता देना करेक्ट करके, मेरे को भी कुछ बच्चे 2-3 बच्चे अलग अलग टाइप से बता रहे थे, फिर भी देख लो आप, मैं चीज़ें निकाल के बता देता हूँ आपको कैसे करना है। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, एक चीज़ तो याद रखा है, मोड z माइनस का 5 लेस देन और इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली तो एक सर्कल है x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक, इस साइड में बनाते जाते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर तो कितना है 5,0 और रेडियस कितना है 1, लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या बेटा, जैसे अगर यहाँ पे हम 4,0 पुट करूँ तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ जाएगा, तो ये मतलब इसके अंदर वाले पॉइंट आएंगे सारे के सारे, ठीक है, और इसके सरकमफ्रेंस वाले भी। और ये पॉइंट कितना, ये वाई एक्सिस आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक। दूसरा चीज क्या देखें, रियल पार्ट ऑफ दिस 1 माइनस आयोटा, और x को लिख दो, z को लिख दो x प्लस आयोटा y, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करता, 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस आयोटा y माइनस का आयोटा x माइनस और आयोटा स्क्वायर माइनस अगेन तो प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका रियल पार्ट लेना, तो रियल पार्ट कितना होगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले क्या करते हैं, x इस टाइप का जब भी बने तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 बना लेते हैं, तो वो तो क्या इस टाइप से बनेगा, है ना। ये पॉइंट कितना 0,1, ये पॉइंट कितना 1,0, और जब भी बड़ा ये इनइक्वलिटी दे रखा है, ओरिजिन वाला पॉइंट पुट करके चेक कर लिया करो। इनइक्वलिटी ये था अपने, ये था x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर मैंने 0,0 इसमें पुट किया तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई करता तो ओरिजिन की साइड वाला रीजन होता, नहीं कर रहा तो ओरिजिन की दूसरी साइड वाला, तो ये वाला रीजन होगा इस तरह पूरा का पूरा।
एक क्या दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट z मतलब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये रेडियस भी 1 ही था, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला है। तो डिपेंड करता है क्या कंडीशन दिया, जो रीजन दिया कॉमन रीजन चेक कर लेंगे बेटा। ये पूरा का पूरा हमने रीजन बना दिया, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या गिवन था उसको अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा यार, है ना। जब भी बड़ा मैं बाइनोमियल पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ें बार बार बताते हैं इस वाले कंसेप्ट की, कि प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट, उसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या लिखा है 6CR 6C 6 - R, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हो तो उनके लोअर सबस्क्रिप्ट को या तो अपन डायरेक्टली ऐड करें तो वो कांस्टेंट बन जाए, या फिर ये फॉर्मूला लगा के NCR = NCn - R, ये फॉर्मूला लगा के भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली ऐड किया तो कितना आ गया कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट का मतलब क्या है, बाइनोमियल थ्योरम अगर अपन जब चैप्टर पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि n तो होता है कांस्टेंट, जो r होता है वो वेरिएबल होता है, और कहां से कहां वेरी करता है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू n तक। r नहीं बचना चाहिए, r नहीं बचेगा ऑब्वियसली 6 बचेगा, तब क्या लिखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं ऊपर, और जो भी कांस्टेंट एडिशन है वही तो लिखते हैं आंसर, तो 12C6 डायरेक्टली आ जाएगा। 12C6 को सिंप्लीफाई कर लो, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 6 × 2 12 कैंसिल आउट, और 3 ये 3 4 ये 2 5 ये 2, तो 77 × 4 और 12 × 77 कर लेना आगे सिंप्लीफाई। ये देखो यार, अच्छा हाँ 24 देखो, 24 में बेटा क्या बोल रखा है ना, कि इफ कोफिशिएंट ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन द रेशो, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, जनरल टर्म लिख लेते हैं बेटा, TR+1, तो जनरल टर्म क्या लिखते हैं अपन, NCR, फर्स्ट टर्म क्या है x, उस पर तो क्या लगता है पावर का डिफरेंस, मतलब ये n - R, इनका डिफरेंस करते हैं, और जो सेकंड टर्म लिखा होता है उस पर क्या लगाते हैं, पावर r। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, NCR x का पावर n - R और -2r, तो x का पावर n - 3r और a का पावर r, ये चीज बन के आ गया TR+1। अब देखो बेटा अपन क्या क्या बोल रखा है, थर्ड टर्म, तो T3 तो कितना आएगा, n की जगह r की जगह 2 पुट कर देंगे, NC2 और a का पावर x का पावर, अच्छा कोफिशिएंट से मालूम अपन को ना, तो x का पावर तो मतलब नहीं, a की पावर देख लो बस, फिर भी लिख दो x की पावर n - 6, ठीक। T4 अगर निकालें तो NC3 a की पावर 3, x का पावर कितना आ जाएगा, अगर अपन 3 9 n - 9, और अगर T5 निकाला तो NC4 a का पावर 4, x की पावर कितना आ जाएगा, n - 12, ठीक। अब जो चीज़ किसी ने बोला उसके अकॉर्डिंग दे लेते हैं, कोफिशिएंट का रेशो दे रखा है थर्ड का और फोर्थ का, मतलब T3 और T4, टर्म नहीं कोफिशिएंट का रेशो दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट हो जाएगा T3 तो आएगा NC2 a की पावर 2, ये हो जाएगा NC3 a की पावर 3, कितना दे रखा है 12/8 मतलब 3/2। एक बड़ा फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं अपन, NCR/NCR-1 क्या होता है, n - R + 1/R, ठीक। इसमें इसका जस्ट उल्टा लिखा, मतलब ऊपर तो लिखा हुआ है NCR-1, नीचे लिखा हुआ है NCR, तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो R आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n - R + 1, जस्ट रेसिप्रोक।
तो ये तो कितना आ जाएगा कैंसिल, नीचे बच जाएगा कितना, एक तो ए बच जाएगा, NC3 NC2, तो NCr-1/NCr ये लगाएंगे, ऊपर आएगा r मतलब ये बड़े वाला होता है, तो 3n - r + 1 = 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये इक्वल हो जाएगा a × n - 2 = 2, एक बन के आ गया इक्वेशन। दूसरा क्या दे रखा है फिर अपन, फोर्थ का और फिफ्थ का करेंगे। फोर्थ का कितना आएगा, NC3 a⁴, और फिफ्थ का कितना होगा, NC4 a⁴, कितना दे रखा है, 8/3। तो एक तो NC3 और NC4, ऊपर एक नीचे एक a बचेगा, और ऊपर तो कितना आएगा, r ही आएगा बेटा, ठीक है। r मतलब कितना, 4, r मतलब कितना 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, n - r मतलब n - 4 + 1 = 8/3, तो ये तो कैंसिल आउट 2, तो कितना हो जाएगा, 2a × n - 3 = 3, दूसरा इक्वेशन। 1 को 2 को डिवाइड करेंगे, 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये a से कैंसिल आउट, n - 2/2n - 6, थोड़ा कैलकुलेशन आप भी देख लेना यार, कहीं गड़बड़ हो तो, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3n - 6 4n - 12, तो इधर लेके आए तो n उधर गया, तो 12 - 6 मतलब n का वैल्यू तो 6 आ गया मेरे से, तो n जब 6 होगा तो यहां से a कितना आ जाएगा, a × 6 - 2 मतलब 4 = 2, तो a कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो अब अपन को क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, a निकाल लिया और n निकाल लिया, देन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक। तो उस केस में क्या करते हैं अपन, इसको 0 करेंगे, है ना, मतलब n - 3r 0 हो गया, और n कितना है, 6, तो 3r = 6, तो r आ गया 2, तो उस केस में क्या बन जाएगा बेटा, देख लो आप, डायरेक्टली लिखते हैं अब, ठीक। तो कितना आ जाएगा, r2 आ गया, तो NC2, यहीं से लिख देता हूं मैं, NC2 x की पावर से मतलब ही नहीं है, a⁴2, और n कितना था, 6 और a कितना था, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेना इस चीज को, 62 × 1/2 का होल स्क्वायर। 15 नंबर देखो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन था यार, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मेंस लेवल है, लेकिन अगर कोई बच्चा बेचारे ने स्टार्टिंग में इसको कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन ही सोल्व, तो गड़बड़ भी हो सकता है। जब अपन फंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, तो एक चीज़ क्या पढ़ाते हैं, जब पीरियड पढ़ते हैं इसका, तो पीरियोडिक फंक्शन वगैरह सब डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं। तो उसमें एक प्रॉपर्टी क्या लगता है, 0 से nt, n है कोई नेचुरल नंबर, t है पीरियड किसका, fx, जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें क्या बोलते हैं, 0 से t कर देते हैं, ये n बाहर निकाल लेते हैं, fx dx। इस केस में क्या होना चाहिए, t होना चाहिए, पीरियड होना चाहिए किसका, fx का, और n बिलोंग्स टू कोई नेचुरल नंबर रहना चाहिए, तभी अपन ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मतलब कोई इंटीजर रहना चाहिए आपके पास, है ना। तो देखो आपके पास sin 2πx का पीरियड कितना होता है, 2π/2π कितना 1, और e⁴x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, इसका भी पीरियड कितना होता है 1, तो पूरे फंक्शन का पीरियड हो गया 1, तो 10 nt को लिख सकते हैं 10, तो ये क्या बन के आ जाएगा, 0 से 1 10 बार, और साइन 2πx और ग्रेटेस्ट इंटीजर e⁴ फ्रैक्शनल पार्ट x × dx।
बट जेई मेंस का ये ना फेवरेट चीज हो गया, अपन बहुत बार यूज करते हैं जब x अपना बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1 के बीच में, है ना, तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट x किसके इक्वल टू होता है, x के इक्वल टू होता है। ये जेई मेन में बहुत बार यूज कर रहा है, जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो भी इस चीज को बार बार बताते हैं। तो यहाँ पे वही तो चीज है। तो ये क्या बन के आ जाएगा, जे 10 0 से 1 साइन 2 पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये क्या बन जाएगा e की पावर x इंटू में dx। साइन 2 पाई एक्स का ग्राफ देखते हैं अपन, ठीक, कोई इंटरवल दिया क्या, नहीं दिया, चलो साइन 2 0 से 1 है ना, तो साइन 2 पाई एक्स का जब ग्राफ देखेंगे बेटा, तो वैसे तो साइन एक्स का ग्राफ तो कहते हैं 0, ये क्या होता है पाई, और ये क्या होता है 2 पाई। बट अभी क्या अपने पास 2 पाई से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ 2 पाई से डिवाइड करता हूँ, तो ग्राफ एक बार और बनाना पड़ेगा। 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो बड़ा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये 1 होता है और ये -1। तो 0 से 1/2 के बीच में तो साइन 2 पाई एक्स क्या वैल्यू देगा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अगर अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये तो वैल्यू 0 दे देगा 0 और 1/2 के बीच में, तो 0 हो गया। तो इसको अपन 0 से 1/2 में ब्रेक कर देते हैं, तो tan तो बाहर अपना 0 से 1/2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस में सॉरी dx यहाँ पे था, प्लस में 1/2 से लेते हुए 1 और साइन 2 पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन ई की पावर एक्स इंटू dx। ठीक, अब क्या करते हैं अपन, इस चीज को मैं हटा रहा हूं, अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा, 0 से 1/2 के बीच में वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0, तो फर्स्ट वाला टर्म तो 0 बन के आ गया, प्लस इस केस में क्या होगा 1/2 से 1 के बीच में वैल्यू वेरी करेगी 0 और -1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन ई की पावर x और इंटीग्रेशन 1/2 से लेते हुए 1 तक dx। तो ये कितना हो जाएगा, -10 को तो बाहर रखा, e की पावर -x dx 1/2 से लेते हुए 1, है ना, तो -10 और e की पावर -x, और एक माइनस आएगा तो वो प्लस बना देगा, और लिमिट 1/2 से लेते हुए 1, तो 10 e की पावर -1 माइनस का 10 e की पावर माइनस का 1/2। तो कंपेयर करते हैं, अल्फा तो कितना आ गया 10 आ गया, बीटा कितना आ जाएगा -10, और गामा कितना आ जाएगा 0, तीनों को ऐड करेंगे तो अगेन क्या बन जाएगा 0, तो हो गया। हाँ, एक और देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक, इसका किस इंटरवल में 0 से पाई के बीच में, ठीक है, तो देखो ये तो इजी था यार क्वेश्चन, क्या चीज़ है ये, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 2 tan x इक्वल टू π/2 - x, 2 से डिवाइड कर देंगे तो tan x कितना आ गया, माइनस का x/2 प्लस का π/4। तो कोई भी दो कर्व ऐसे दे रखे हो, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक ऐसा अपना अलजेब्रिक है, उनको बीच में सोल्व करते हैं तो बेटा सोल्विंग इक्वेशन fx = gx, दो फंक्शन है अपने पास में, तो दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाओ, जितने पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक तो 10 का बना लेते हैं, कितने में 0 से 2 पाई में, तो उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है अपन को, ये π/2, फिर एक और बन जाएगा ऐसे, ये पाई, ये 3/2, और फिर नीचे से आते हुए यहाँ 2 पाई तक, इतने ग्राफ से मालूम है। इसका अगर अपन बनाए y = माइनस का x/2 प्लस π/4, x को 0 कर दिया तो y की वैल्यू π/4, तो एक पॉइंट तो यहाँ मिलेगा 0, π/4, और y को 0 करेंगे तो x/2 = π/4, तो x कितना आ जाएगा π/2,
तो इस पॉइंट से पास करेगा, तो इन पॉइंट को अगर ऐसे अपन ज्वाइन करवाएं तो लाइन ऐसे होगी। तो कौन से 3 पॉइंट आ रहे हैं बेटा, एक पॉइंट तो ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा, ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ तो यार मेरे को तो इतने ही क्वेश्चन मिले थे अभी तक। आपको अगर और कोई मिला है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और बेटा अगेन बोलता हूँ कि बस माइंड में यही रखो कि कोई भी, जैसे जेईई मेन में अभी हो क्या रहा ना, हर चीज़ कवर कर रहे हैं वो लोग। जैसे बाइनरी अभी इनपुट था, वो भी वाले अभी क्वेश्चन डाल दिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले हो गए, है ना। तो एक पॉइंट तो क्या करो कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि जैसे टोटल 3 टॉपिक्स हैं कि सर मैं इनमें से कोई 20 टॉपिक बढ़िया से तैयार कर लेता हूँ, एकदम अच्छे लेवल पे तैयार कर लेता हूँ, 10 टॉपिक को छोड़ देता हूँ, वो गलत डिसीजन है। ऐसा मत करो। 30 टॉपिक तैयार करो लेकिन बेसिक कंसेप्ट से होते हुए, तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि मेंस में यही चीज़ हो रहा है बेटा, सारे के सारे चैप्टर करो कि बेसिक कंसेप्ट करते हुए, तो ये ज़्यादा चीज़ काम देगी बेटा आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अगर कोई भी टाइप की डाउट आ रही है तो बताओ बेटा। ठीक है, थैंक यू।